अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कंपलसरी इंग्लिश 1 मैट्रिक कोर्स कोड 207 की यूनिट नंबर 5 है टॉकिंग अबाउट योर ट्रैवलिंग प्लान्स। टॉकिंग अबाउट योर ट्रैवलिंग प्लान्स का मतलब होता है अपने सफ़र के मंसूबों के बारे में बात करना। तो इस यूनिट में हम सीखेंगे कि हम कैसे अपने सफ़र के मंसूबों के बारे में बातचीत कर सकते हैं। तो ये जो यूनिट है ये शुरू होती है पैराग्राफ से। ये जो आपके सामने है, अगर आप अपनी बुक में देखें तो यही होगा लिखा हुआ। तो इसका मतलब जो है वो मैं आपको इसकी इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं समझा देता हूँ। ये इसमें यही बताया गया है सफ़र के बारे में ही। तो मैं आपको आसान अल्फाज में उर्दू में समझा देता हूँ कि इसका क्या मतलब है। इसमें राइटर कहता है कि ट्रैवलिंग से मुराद एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करना है। ऐसा शख्स जो सफ़र करे या सफ़र करना पसंद करे उसे ट्रैवलर या टूरिस्ट कहते हैं। एक टूरिस्ट चाहता है कि वो नई जगहों को देखे, नए लोगों से मिले और मुख्तलिफ़ लोगों के सकाफ़ती और माशरती रस्म व रवाज का तजर्बा हासिल करे। टूरिस्ट को ऐसे फ़र्द की ज़रूरत होती है जो उसके लिए टिकट खरीदे और सफ़र के ज़रूरी इक़दामात करे, इसीलिए वो ट्रैवल एजेंट से रजू करता है। इसके अलावा टूर ऑपरेटर होते हैं जो अज़ाफ़ी ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं, जैसा कि आमदोरफ्त, रहाइश, दिलचस्प जगहों पर जाने का मशवरा, हफाजती इक़दामात और इसी तरह की दूसरी तफसीलात वगैरह। तो टूरिज़म की सनद में टूरिस्ट गाइड भी अहम फ़र्द है जो टूरिस्ट को दिलचस्प जगहों की सैर कराता है। टूरिस्ट गाइड के पास बेशुमार मालूमात होती हैं और वो जगहों के बारे में उसको इल्म होता है और वो उन जगहों की तारीख़, जोग्राफिया, सकाफ़ती और रवायती विरसा के बारे में बाखबर होता है। तो ये पैराग्राफ में ये बताया गया है जो मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट है जी पैराग्राफ कदीम खान। कदीम खान मशहूर टूरिस्ट गाइड है जो लोगों को गाइड करता है सफ़र करने के बारे में। वो पाकिस्तान के शुमाली इलाका हुंज़ा वादी का आबाई है। वो 35 साल का है। वो अपनी नौजवानी में उससे सैर करने का बहुत शौक़ था और उसने मुल्क के बेशतर हिस्सों का सफ़र किया है। कदीम खान मुल्की और गैर मुल्की टूरिस्ट को शुमाली इलाका जात की सैर कराता है और इन्हें भरपूर रंगीन विरसा के बारे में बताता है। इसके अलावा वो टूरिस्ट को उनकी दिलचस्पी के मुताबिक मशवरे भी देता है, जैसे अच्छी और सस्ती चीज़ों की खरीदो फरोख्त की जगह किन आबाई लोगों से क्या कहना है और कैसे मिलना है और कहाँ से रवायती खानों से लुत्फ़अंदोज़ हुआ जा सकता है। तो कदीम खान जो है कुछ टूरिस्ट के ग्रोह के साथ शंग्रीला आया हुआ है जो कि शुमाली इलाका जात का मशहूर मकाम है। तो हम सुनते हैं कि वो उनसे शंग्रीला का तारफ़ कैसे कराता है। कदीम खान जो है वो कुछ टूरिस्ट के ग्रोह के साथ शंग्रीला आया हुआ है और वो उनको शंग्रीला का तारफ़ करवाता है। तो हम देखते हैं कि उनको शंग्रीला का तारफ़ कैसे करवाता है। ये पैराग्राफ है शंग्रीला के बारे में। ये हम पढ़ते हैं। शंग्रीला इज़ located at the height of 2,440 meters and is surrounded by some of the highest and majestic mountain peaks in the world. शंग्रीला 2,440 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है और ये दुनिया की बुलंद और अजीम चोटियों में गिरा हुआ है। शंग्रीला इज़ आल्सो नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। शंग्रीला दुनिया की छत के नाम से भी मशहूर है। देयर इज़ दिस क्लियर एंड ब्यूटीफुल कचोरा लेक encircling शंग्रीला. You should also notice the lovely, colorful and fragrant fruit trees around.
यहाँ शफाफ और खूबसूरत कचौरा झील है जिसने शंग्रीला को घेरा हुआ है। आपने अपने इर्द गिर्द खूबसूरत रंगीन और खुशबूदार फलदार दरख्तों पर भी गौर किया होगा। Some people also call this place heaven on earth. कुछ लोग इस जगह को ज़मीन पर जन्नत कहते हैं। इस तरह उसने शंग्रीला का कदीम खाने और टूरिस्ट का जो ग्रुप है उसको शंग्रीला के बारे में ये तारफ़ करवाया है, शंग्रीला का तारफ़ करवाया है उस ग्रोह को, उन लोगों को जो कि सैर के लिए आए हुए हैं। तो नीचे एक्सरसाइज है, इसी शंग्रीला के पैराग्राफ के बारे में ही एक्सरसाइज है। कहता है कि यू जस्ट हर्ड कदीम खान शंग्रीला, नाउ लेट अस चेक हाउ मच इंफॉर्मेशन डू यू रिमेंबर। हियर आर अ फ्यू sentences. Some of these sentences give correct information about Shangri-La and some of them give incorrect information. Read all these sentences and tick only the correct sentences. कहता है कि नीचे कुछ sentences दिए गए हैं, उन sentences को पढ़ के आपने टिक करना है। जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, ठीक इन्फॉर्मेशन है शंग्रीला के बारे में, उनको आपने टिक करना है ताकि पता चल सके कि आपको शंग्रीला के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन है। पहला सेंटेंस है जी, ह्यूज माउंटेन्स सराउंड शंग्रीला, इसको टिक कर लें, ये ठीक है। लेक सैफ अल मलूक फ्लोज बिसाइड शंग्रीला, ये ठीक नहीं है। इट इज़ 4400 मीटर हाई, ये भी ठीक नहीं है। देयर आर ब्यूटीफुल फ्रूट ट्रीज अराउंड इट, ये ठीक है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन है शंग्रीला के बारे में। इट इज़ कॉल्ड द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ये ठीक नहीं है। कचौरा लेक फ्लोज अराउंड इट, ये ठीक इन्फॉर्मेशन है, करेक्ट है। इट इज़ कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ये भी टिक कर लें, ये भी ठीक इन्फॉर्मेशन है। तो इस तरह का पैराग्राफ, ये पैराग्राफ भी आपको आ सकता है शंग्रीला के बारे में, और नीचे इसी तरह यही लिखा हो कि आप बताएं ये ठीक इन्फॉर्मेशन जो है उसको टिक करें। तो इसलिए आपको इसको समझना और ज़हन में रखना है कि इसमें क्या, जिस तरह मैंने बताया है इस तरह आपने टिक भी करना है और इसको ज़हन में भी रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाउ डू वी ट्रैवल बाय रोड, कार, वैगन, कोच, ट्रेन, एयरप्लेन, शिप। कहते हैं हम सफ़र कैसे करते हैं, क्योंकि ये यूनिट सफ़र करने के मंसूबों के बारे में है, तो इसमें सारी बातें जो है वो सफ़र के बारे में ही होंगी। कहते हैं कि जब हम ने सफ़र करना हो तो हम कैसे सफ़र करते हैं। हम रोड के ज़रिए सफ़र करते हैं, कार के ज़रिए करते हैं, वैगन के ज़रिए करते हैं, कोच के ज़रिए करते हैं, ट्रेन के ज़रिए करते हैं, एयरप्लेन के ज़रिए करते हैं, जहाज़ के और शिप के ज़रिए भी हम करते हैं। फिर कहता है कि वी चूज़ आवर मोड ऑफ ट्रैवलिंग अकॉर्डिंग टू इट्स, हम कैसे सफ़र करना पसंद करते हैं उसको हम उसका इंतखाब करते हैं उसकी कॉस्ट के हिसाब से। दैट इज़ कैन वी अफोर्ड द फेयर, हम देखते हैं कि हम इस ज़रिए से यानी ट्रेन से या जहाज़ से या कार के ज़रिए हम सफ़र कर रहे हैं तो क्या हम किराया अदा कर सकते हैं, क्या हम किराया बर्दाश्त कर सकते हैं इसका, ये चीज़ हम देखते हैं। इसके अलावा हम क्या देखते हैं, टाइम, कि कितने, अगर इस ज़रिए से ट्रेन से या कार से या कोच से इस ज़रिए से हम सफ़र करते हैं तो टाइम कितना लगेगा, ये भी हम देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सेफ्टी, कि कितना महफूज सफ़र है ये। उसके बाद हम देखते हैं फैसिलिटीज़, अगर हम इस ज़रिए से जो भी ज़रिया हम सफ़र का, जो भी मोड या ज़रिया हम सफ़र का जिसका इंतखाब करते हैं, हम देखते हैं कि इसमें फैसिलिटीज़ क्या है, क्या क्या खुराक मिलेगी या कहाँ कहाँ स्टॉप होगा, कौन कौन सी फैसिलिटी होंगी इस सफ़र में हमें। उसके अलावा हम देखते हैं कि कंफर्ट, कितना आरामदेह और खुशगवार सफ़र होगा हमारा, अगर हम एक ज़रिया सफ़र का जो है उसको चूज़ करते हैं तो वो कितना आरामदेह होगा। ये चीज़ें हम
सोचते हैं, ज़हन में रखते हैं और फिर जो है हम डिसाइड करते हैं कि हमने कार के ज़रिए सफ़र करना है, कोच के ज़रिए, ट्रेन के ज़रिए या एयरप्लेन के ज़रिए। नेक्स्ट है जी, डिफरेंट जर्नीज एंड नीड डिफरेंट अरेंजमेंट्स। देयर आर सम इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक थिंग्स एवरीवन हैज़ टू कैरी वाइल ट्रैवलिंग एंड दीज आर। तो मुख्तलिफ सफ़र के लिए मुख्तलिफ इंतज़ामात होते हैं। सफ़र करते हुए हर किसी को दर्ज झैल बुनियादी और अहम अशिया की ज़रूरत होती है। तो सफ़र करते हुए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर यह सवाल भी आ सकता है आपको पेपर में कि सफ़र करने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उनको लिखें जी। तो आपको ये चीज़ें ज़हन में होनी चाहिए आपको टिकट्स की ज़रूरत होती है, सूटकेस की, टॉयलेट किट की, आइडेंटिटी कार्ड, मनी, सूटेबल क्लोथ्स, प्रॉपर शूज़, मेडिसिन किट। तो इन चीज़ों की आपको सफ़र करने के लिए ज़रूरत होती है। इफ़ वन इज़ ट्रैवलिंग आउटसाइड द कंट्री दैन देयर आर अदर एसेंशियल थिंग्स वन नीड्स टू कैरी सच एज। अगर कोई बंदा मुल्क से बाहर सफ़र कर रहा है तो उसको फिर और चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर पासपोर्ट की ज़रूरत होती है, वीज़ा ऑफ द कंट्री यू आर विजिटिंग, जिस मुल्क में आप जा रहे हैं उसका वीज़ा आपके पास होना चाहिए। फॉरेन एक्सचेंज यानी कि वो करेंसी भी होनी चाहिए जिस मुल्क में आप जा रहे हैं उसकी करेंसी भी आपको पास होना चाहिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इफ़ यू आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो आपके पास एनओसी भी होना चाहिए। मेडिकल क्लियरेंस सर्टिफिकेट, तो मेडिकल क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, यानी कि आप मेडिकली जो हैं वो फिट हैं, आपको कोई बीमारी वगैरह नहीं है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2 है, ये इम्पॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, आपने इसको ध्यान से देखना है और याद भी करना है ताकि अगर पेपर में आ जाए तो आप इसको हल कर लें। सपोज यू वांट टू ट्रैवल टू अनदर सिटी, कहता है कि सपोज यू वांट टू ट्रैवल टू अनदर सिटी, राइट। अगर आप किसी दूसरे शहर सफ़र करना चाहते हैं तो आप बताएं, लिखें, वाई आर यू गोइंग टू दैट पर्टिकुलर प्लेस, आप उस जगह क्यों जा रहे हैं। पर्पज़ लिखें, यानी मकसद लिखें, वहाँ जाने का मकसद लिखें। तो इसी तरह की एक्सरसाइज, बिल्कुल इसी तरह के सवाल बने हुए आ सकते हैं कि वाई आर यू गोइंग टू दैट पर्टिकुलर प्लेस। तो इसका जवाब मैं आपको लिखवा देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लें, नोटबुक पे लिख लें और इसको याद कर लें। आई एम गोइंग टू मरी बिकॉज इट इज़ ब्यूटीफुल एंड वर्थ सीइंग SEEING सीइंग ड्यूरिंग स्नोफॉल, फुल स्टॉप। ताकि मैं मरी जा रहा हूँ क्योंकि ये खूबसूरत है और स्नोफॉल जब होती है तो ये देखने के काबिल जगह है। उसके बाद हाउ आर यू गोइंग देयर, आ मोड ऑफ ट्रैवलिंग, यानी कि आप वहाँ कैसे जा रहे हैं, ट्रैवलिंग का क्या ज़रिया है। तो इसका होगा आई एम गोइंग देयर बाय बस। तीसरा है वाई हैव यू चोज़न दैट पर्टिकुलर मोड ऑफ ट्रैवलिंग, रीज़न बताएं कि आपने वो ज़रिया जो सफ़र का उसका क्यों इंतखाब किया। इसका होगा आई हैव द लार्ज फैमिली एंड वी ऑल आर गोइंग टू मरी सो आई डिसाइडेड टू गो बाय बस, फुल स्टॉप। व्हाट आर योर प्रेपरेशंस, आपने तैयारियां क्या की हैं। ट्रैवल अरेंजमेंट्स, यानी सफ़र के इंतज़ामात क्या किए हैं जाने के लिए। इसका होगा आई हैव टेकन विद मी आइडेंटिटी कार्ड, सूटेबल क्लोथ्स, मनी, टॉयलेट किट, प्रॉपर शूज़। ये अरेंजमेंट्स होगी। तो ये इनको आप नोट कर लें और याद कर लें, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है
अगर आ सकता है तो ताकि आप जो है आपके ज़हन में हो और आपकी तैयारी हो इसको हल करने के लिए। नेक्स्ट है फरहान एंड राशिद आर फ्रेंड्स हु आर गोइंग ऑन अ ट्रिप टू कलाम। फरहान और राशिद दो दोस्त हैं जो कि कलाम ट्रिप पे जा रहे हैं। लेट अस लिसन टू दीज टीन एजड फ्रेंड्स डिस्कसिंग देयर ट्रैवलिंग अरेंजमेंट्स। हम उनकी डिस्कशन जो है उसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि उन्होंने ट्रैवल अरेंजमेंट्स सफ़र के इंतज़ामात जो हैं क्या किए हैं। फरहान कहता है लेट्स गेट रेडी नाउ, आफ्टर ऑल वी हैव टू लीव अर्ली टुमारो। चलो अब तैयार हो जाते हैं, आहर हमें कल जल्दी रवाना होना है। राशिद कहता है आई हैव ऑलरेडी पैक्ड मोस्ट ऑफ थिंग्स बट नीड टू पुट इन अ फ्यू मोर। मैंने पहले ही काफ़ी अशिया बांध ली हैं, बस कुछ अशिया रखना बाकी रह गया है। सच एज़, फरहान कहता है जैसा कि कौन सी चीज़ें। तो राशिद कहता है वेल लेट मी चेक, हेयर इज़ माई टॉयलेट किट, माई टूथ ब्रश इज़ देयर, so is the toothpaste, where is the hairbrush, oh there, here it is, my shaving cream, razor, shampoo, soap, a packet of aspirin, cough syrup, iodex balm, now where is the map। राशिद कहता है अच्छा चेक करने दो, ये रही मेरी टॉयलेट किट, मेरा टूथ ब्रश और टूथपेस्ट भी, हेयर ब्रश किधर गया, ये रहा मेरी शेविंग क्रीम, ये दूसरी चीज़ें जो उसने रखी हैं साबुन वगैरह एस्प्रिन, वो सब उन चीज़ों का जो है नाम लेता है। और एंड पे कहता है नो वेयर इज़ दी मैप, मैप कहाँ है, नक्शा कहाँ है। फरहान विच मैप, इज़ दिस दी वन, कौन सा मैप, क्या वो ये है। राशिद कहते यस थैंक यू, आई थाट अ मैप ऑफ स्वात एंड कलाम इज़ नेसेसरी, डोंट यू थिंक सो। कहता है कि मैंने सोचा कि स्वात और कलाम का नक्शा ज़रूरी है, तुम्हारा क्या ख्याल है। फरहान कहता है एब्सोल्युटली, दिस इज़ आवर फर्स्ट विजिट देयर, वी माइट नीड इट, आई वुड सजेस्ट वी शुड कैरी अ पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर्स। कहता है कि यकीनन ये हमारा वहाँ का पहला दौरा है, इसकी हमें ज़रूरत पड़ सकती है, मेरा ये मशवरा है कि हमें दूरबीन भी साथ ले जानी चाहिए। राशिद कहता है यस फरहान, आर यू टेकिंग द इलेक्ट्रिक केटल, आई नो यू विल बिकॉज यू कांट लिव विदाउट टी। राशिद कहता है हाँ, क्या तुम बिजली से चलने वाली केटली भी साथ ले जा रहे हो, मुझे मालूम है कि तुम उसे साथ ले जाओगे क्योंकि तुम चाय के बगैर नहीं रह सकते। फरहान कहता है आई हैव एवरी थिंग हेयर, लुक, अ बॉक्स ऑफ टी बैग्स, अ पैकेट ऑफ ड्राइड मिल्क, अ जार ऑफ कॉफ़ी, अ होल बिग कार्टून ऑफ बिस्कुट्स एंड चिप्स एंड पैकेट ऑफ चॉकलेट्स एंड अ लॉट ऑफ ड्राई फ्रूट। कहता है हाँ सब मेरे पास मौजूद है, देखो टी बैग का डब्बा, खुश्क दूध का पैकेट, कॉफ़ी का मर्तबान, बिस्कुट का एक बड़ा कार्टून और चिप्स और चॉकलेट का पैकेट और ढेर सारा खुश्क मेवाजात। राशिद कहता है व्हाट अबाउट दी कैमरा, और कैमरे के बारे में क्या ख्याल है। फरहान कहता है आई हैव टेकन इट अलॉन्ग विद अ फ्यू रील्स एंड सम बैटरीज, यू हैड टू लैंड मी योर जैकेट। तब मैंने इसे साथ रख लिया और कुछ रील्स और बैटरीज भी, तुम्हें अपनी जैकेट मुझे देना होगी। राशिद कहता है ओ यस वेयर इज़ इट, ओ देयर यू आर टेक, ओ हाँ वो कहाँ है, ओ ये रही रख लो। यू हैव अनदर वन फॉर योर सेल्फ डोंट यू, अपने लिए तुम्हारे पास दूसरी है ना। ऑफ कोर्स डोंट वरी, आई एम फुली लोडेड विद woolies, I have taken 2 raincoats, a pair of woolen gloves and socks, and a few caps and mufflers। कहता है हाँ बिल्कुल परेशान मत हो, मेरे पास बेशुमार ऊनी सामान है, मैंने 2 बरसातियाँ, दस्तानों का जोड़ा और मोज़े, कुछ टोपियाँ और मफरल
रख लिए हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 3 है। इसमें कहता है कि आपने राशिद और फरहान का मुकालमा जो है वो डिस्कशन मुलाहजा कर लिया है, पढ़ लिया है। इन अशिया को याद करने की कोशिश करें जो वो अपने साथ लेकर जा रहे हैं और उन्हें दर्ज झैल चार्ट में तहरीर करें। देखिए आपने मुकालमा पढ़ लिया है और वो कौन कौन सी चीज़, फूड कौन कौन सी लेकर जा रहे हैं, कपड़े कौन कौन से ले, क्लोज और मिसलेनियस और दूसरी चीज़ें जो है मुश्तरक, वो कौन कौन सी चीज़ें लेकर जा रहे हैं, उनको इस चार्ट में जो है आपने लिखना है। तो फूड में वो जो चीज़ें लेके जा रहे हैं वो मैं बोलता हूँ, वो आप लिख लें। फूड में वो बॉक्स ऑफ टी बैग्स लेकर जा रहे हैं। इसके अलावा पैकेट ऑफ ड्राइड मिल्क, जार ऑफ कॉफ़ी, कार्टन ऑफ बिस्किट, चिप्स, पैकेट ऑफ चॉकलेट्स, लिस्ट ऑफ ड्राई फ्रूट्स। ये चीज़ें वो फूड में लेके जा रहे हैं खाने के लिए। क्लोथ्स में उनके पास है जैकेट, 2 रेनकोट्स, पेयर ऑफ वुलन ग्लव्स, सॉक्स, अ फ्यू कैप्स, मफलर्स। ये चीज़ें क्लोथ्स में हैं। आगे मिसलेनियस मुश्तरक चीज़ों में उनके पास टॉयलेट किट है, टूथ ब्रश, टूथपेस्ट, हेयर ब्रश, शेविंग क्रीम, रेज़र, शैम्पू, सोप, अ पैकेट ऑफ एस्प्रिन, कफ सिरप, आयोडेक्स बाम, मैप, पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर्स, इलेक्ट्रिक कैटल, कैमरा, फ्यूरियस, बैटरीज। ये चीज़ें उनके पास मुश्तरक में हैं, मिसलेनियस चीज़ें जो हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 3 है। इसमें कहता है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत से मनाज़र उभरते हैं, बहुत से मंज़र उभरते हैं। आप अपनी आंखें बंद करके अपने स्कूल, मोहल्ला और शहर के बारे में सोचें और अपने ख्यालात तहरीर करें। ये ख्यालात मनाज़र, आवाज़ें, ज़ायके और महसूसात पर मुश्तमिल हो सकते हैं। उस जगह के मतलब तफसीली पैराग्राफ तहरीर करें। तो ये जो है, ये सवाल आपको पेपर में भी आ सकता है कि आप जो हैं किसी अपने स्कूल, मोहल्ला, शहर के बारे में सोचें और अपने ख्यालात तहरीर करें और उन ख्यालात में साइट्स यानी मनाज़र, साउंड्स, आवाज़ें, उस जगह की आवाज़ें, उस जगह के मनाज़र, उस जगह में किस तरह की स्मेल्स होती हैं और टेस्ट जो है उस जगह के खाने वगैरह किस तरह के हैं, ये चीज़ें जो हैं आपने तहरीर करनी है। तो मैं एक पैराग्राफ बोलता हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लें। अगर इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो आप उसको आसानी से हल कर लें। उस पैराग्राफ को आपने जो है ज़बानी याद भी कर लेना है। नीचे उन्होंने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। ये जो पैराग्राफ, इस तरह का पैराग्राफ होना चाहिए। ये एग्जाम्पल दी गई है। ये एग्जाम्पल दी गई है कि इस तरह का पैराग्राफ होना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ, आपको पैराग्राफ लिखवा देता हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लें। पैराग्राफ है, आई यूज्ड टू लिव इन द old part of Lahore. Full stop. It was a different life altogether. Full stop. Crowded streets, old gates, wooden works on windows and doors, a lot of children to play around with. Full stop. The colorful and sparkling shops of sweet meat, jalebis, other edibles. एडिबल्स के स्पेलिंग होते हैं EDIBLES. क्लोथ्स,
etc. create a fantasy image, full stop. The loud noises of people dealing with shopkeepers, the tinkling bells of bicycles, the shouts of street vendors, and women asking for vegetables fill ears, full stop. In the evening, all the elders and my grandfather used to sit outside in the nearby hotel, freshly sprinkled with water to settle the dust and cool the air, full stop. All of them have tea and sizzling pakoras whose mixed aroma spread in the whole neighborhood, full stop. I always sit by my grandfather's side and took small sips of the sweet tea from his cup, full stop. Those were happy, simple and easy going days, full stop. ये पैराग्राफ आप नोट डाउन कर लें। अगर कुछ स्किप हो गया है तो आप वीडियो को बैक करके दोबारा सुने और नोट डाउन कर लें। अगर ये पैराग्राफ आपको पेपर में आ जाए तो आप आगे लिख सकें उसको। नेक्स्ट है, if you are writing about your village or city, you might like to collect some basic and useful information about that place. Talk to an elder who can give you interesting information, or read books which can give you all the information you need. The information can be about. तो कहता है राइटर कि अगर आप अपने गांव या शहर के बारे में लिख रहे हैं तो आप उस जगह के बारे में मदरजा झैल अहम और मुफीद मालूमात इकट्ठी करेंगे। तो ये मालूमात जो हैं मदरजा झैल चीज़ों पर मुश्तमिल होंगी। अगर आप अपने शहर या गांव के बारे में लिख रहे हैं तो ये चीज़ें ज़हन में रख के, ये पॉइंट ज़हन में रख के आपने अपने शहर या गांव के बारे में लिखना है। वो कौन सी चीज़ें होंगी? जियोग्राफिकल लोकेशन, जियोग्राफाई महल वकू, यानी कि वो गांव वो शहर किस जगह पे वाक़या है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसका तारीख़ी पस मंज़र क्या है। फोक ट्रेडिशंस, लोक रवायात क्या हैं वहाँ की। सोशल कस्टम्स, माशरती रवाज क्या है वहाँ। लैंग्वेजेस, ज़बानें कौन सी बोली जाती हैं वहाँ। लिटरेचर, वहाँ का अदब। पीपल, लोग। एजुकेशन सिस्टम, तलीमी निज़ाम क्या है। फेमस बिल्डिंग्स, मशहूर इमारात। पर्सनैलिटीज़, शख्सियात। बाज़ार्स, बाज़ार। फूड, खुराक। एनी अदर इंफॉर्मेशन यू वांट टू ऐड, मज़ीद मालूमात जो आप शामिल करना चाहें। तो जब भी आप अपने गांव या शहर के बारे में लिखें तो ये चीज़ें ज़हन में रख के लिखना है कि ये चीज़ें जो हैं इनके बारे में आपने लिखना है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 6। थिंक ऑफ डिफरेंट प्लेसेस दैट यू हैव विजिटेड। फॉर एग्जाम्पल मार्केट, सिनेमा हॉल, बस स्टेशन, फॉरेस्ट, सी, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट एंड सो। राइट डिटेल्स ऑफ। आप मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में सोचें, मुख्तलिफ़ जगहों के बारे में सोचें जहाँ आपने सफ़र किया हुआ है। मिसाल के तौर पर मार्केट के बारे में, सिनेमा हॉल, बस स्टेशन, फॉरेस्ट जंगल, सी समुंदर के बारे में सोचें। रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट के बारे में सोचें जहाँ आपने सफ़र किया हुआ है। एंड राइट डिटेल्स ऑफ, डिटेल्स लिखें
ये एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन भी आपको इम्तिहान के लिए, एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, अहम है, आपने इसको भी ज़हन में रखना है। व्हाट डिड यू सी, आपने वहाँ क्या देखा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, फ़िक्रा सेंटेंस लिखवा देता हूँ, आपने इसको ज़हन में रख लेना है इम्तिहान के लिए। व्हाट डिड यू सी, आपने वहाँ क्या देखा। आई सा मैनी पीपल विद देयर लगेज, LUGGAGE, लगेज, एट द एयरपोर्ट, फुल स्टॉप। व्हाट डिड यू हियर, आपने क्या सुना, वहाँ क्या सुना, किस तरह का शोर था वहाँ। आई हर्ड हॉर्न्स ऑफ कार्स, गार्ड्स स्पीकिंग एंड सेवरल अनाउंसमेंट्स, फुल स्टॉप। व्हाट वर द स्मेल्स, वहाँ किस तरह की स्मेल्स आ रही थी। आई स्मेल्ट द स्मेल ऑफ लगेज, फूड प्रोडक्ट्स एंड सेंट्स, SCENTS, सेंट्स, फुल स्टॉप। व्हाट डिड यू टेस्ट, आपने वहाँ टेस्ट क्या किया। आई टेस्टेड चिप्स वाइल सिटिंग एट द एयरपोर्ट, फुल स्टॉप। व्हाट वर यू डूइंग, आप क्या कर रहे थे वहाँ। आई वॉज वेटिंग एंड लिसनिंग द अनाउंसमेंट्स। व्हाट आर योर ओवरऑल फीलिंग्स, आपके क्या एहसासात हैं। आई फेल्ट हैप्पी एज वेल एज नर्वस एज इट वाज माई फर्स्ट एयर ट्रिप, फुल स्टॉप। तो ये आपने चीज़ें ध्यान में रख लेनी है ताकि अगर पेपर में इस तरह का सवाल आए तो आप हल कर सकें। नेक्स्ट है जी इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें, पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच. These parts of speech are divided according to their use or the work they do in a sentence. There are 8 parts of speech. तो लफ्ज़ों को, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, लफ्ज़ों को मुख्तलिफ दर्जों में तकसीम किया जाता है जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने इस्तेमाल की बुनियाद पर तकसीम किए गए हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की तादाद, कुल तादाद 8 है, जैसा कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, प्रेपोजिशन, कंजुगेशन, ये सारे जो हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नाउन को। नाउन और द नेमिंग वर्ड। नाउन जो है इसको नेमिंग वर्ड भी कहते हैं। नाउन नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी चीज़, किसी शख्स या किसी जगह के नाम को नाउन कहते हैं। उर्दू में इसको इसम कहते हैं। मिसाल के तौर पर नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग होता है नाउन। तो पर्सन का नाम जैसे फरीहा है, ये नाउन होगा। जगह का नाम शिकारपुर है। इसी तरह थिंग, कंप्यूटर, जिस तरह कोई चीज़, किसी चीज़, शख्स या जगह के नाम को नाउन कहते हैं। उसके बाद प्रोनाउन आर द वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। नाउन की जगह पे जो अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। नाउन की बजाय या नाउन की जगह पे, जिस तरह हम किसी शख्स के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, फीमेल के लिए हम शी, बेजान चीज़ के लिए इट, ज़्यादा लोगों के लिए दे, देयर, वी, अस, आवर। तो ये अल्फाज जो हैं नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं, इनको हम कहते हैं प्रोनाउन। ये जो है आपने ज़हन में रखना है, इनकी तारीफ़ भी ज़हन में रखनी है और इनकी मिसालें भी ज़हन में रखनी है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है पेपर के हवाले से। वर्ब आर द डूइंग वर्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन।
वर्ब जो है ऐसा लफ्ज़ होता है जिसमें कोई फेल पाया जाता है, जो एक्शन वर्ड होता है, जिसमें कोई काम होता है जिस लफ्ज़ में, उसको कहते हैं वर्ब। द गर्ल राइट्स, प्लेज, ड्राज, ये जो है लड़की लिखती है, खेलती है, यानी जिस लफ्ज़ में कोई काम पाया जाए उसको कहते हैं वर्ब। एडजेक्टिव आर डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज्ड टू ऐड क्वालिटी टू अ नाउन। तो जो लफ्ज़ नाउन के मतलब में, नाउन या प्रोनाउन के मतलब में इजाफा करता है उसको कहते हैं एडजेक्टिव। मिसाल के तौर पर ब्यूटीफुल ड्रेस, ड्रेस एक नाउन है ना, तो ब्यूटीफुल खूबसूरत, तो ब्यूटीफुल जो है ड्रेस के मतलब में इजाफा कर रहा है, तो ये ब्यूटीफुल जो है ये एडजेक्टिव हो जाएगा। डिलीशियस डिश, डिश जो है इसके मतलब में डिलीशियस इजाफा कर रहा है, तो ये डिलीशियस जो है ये एडजेक्टिव हो जाएगा। काइंड पर्सन, पर्सन के मतलब में काइंड, काइंड पर्सन, काइंड इजाफा कर रहा है तो काइंड जो है ये एडजेक्टिव हो जाएगा। एडवर्ब, एन एडेड वर्ड टू अ वर्ब और एन एडजेक्टिव। एडवर्ब जो है ये वर्ब या एडजेक्टिव के मतलब में इजाफा करता है। द ड्रेस इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, अगर हो कि ड्रेस इज़ ब्यूटीफुल तो ब्यूटीफुल जो एडजेक्टिव है, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, तो ये एक्सट्रीमली जो है ये एडवर्ब होगा क्योंकि ये एडजेक्टिव के मतलब में इजाफा कर रहा है। ही वर्कड ऑन हिज असाइनमेंट क्विकली, तो ये जो अल्फाज होते हैं एल वाई वाले ये भी ये एडवर्ब होते हैं ये, तो क्विकली जो है ये एडवर्ब होगा। नेक्स्ट है जी कंजक्शन, अ वर्ड टू जॉइन सेंटेंसेस। कंजक्शन ऐसा लफ्ज़ होता है जो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। They are cousins and study in the same school but in different classes. They are cousins एक सेंटेंस हो गया, स्टडी इन द सेम स्कूल दूसरा सेंटेंस हो गया, इन दोनों को जोड़ा है एंड ने, तो एंड कंजंक्शन है। उसके बाद बट जो है ये भी एक कंजंक्शन है। इंटरजेक्शन, अ वर्ड टू एक्सप्रेस अ सडन फीलिंग, अचानक जो आपकी एहसासात होते हैं, फीलिंग होती हैं, उनको उनका इजहार करने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उनको कहते हैं इंटरजेक्शन। जिस तरह हम हुर्रा बोलते हैं, खुशी से वाओ बोलते हैं, रियली, अलास, सडन फीलिंग जिसमें होती हैं, इसको जिन अल्फाज में उनको कहते हैं इंटरजेक्शन। प्रेपोजिशन, अ वर्ड टू शो पोजीशन, किसी चीज़ की पोजीशन शो करने के लिए कि वो पोजीशन उसकी क्या है, वो किस जगह पे है, कोई चीज़ शो करने के लिए, पोजीशन शो करने के लिए किसी भी चीज़ की जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं उनको कहते हैं प्रेपोजिशन। देयर आर गेस्ट्स इन द रूम, इन द रूम, रूम में, तो इन जो है ये प्रेपोजिशन है। शी इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, ऑफ जो है ये प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट है जी, हेयर इज़ अ वर्ड वेदर, व्हाट एडजेक्टिव्स वुड यू ऐड टू दिस वर्ड इन ऑर्डर टू गिव इट डिफरेंट क्वालिटीज़। वेदर के साथ कहता है, वेदर लफ्ज़ है, इसके साथ आप कौन से एडजेक्टिव इस्तेमाल कर सकते हैं उसको एक मुख्तलिफ मतलब देने के लिए। तो उसने मिसालें दी हैं, ब्यूटीफुल वेदर, रेनी वेदर, कोल्ड वेदर, हॉट वेदर। इसी तरह नीचे एक्सरसाइज नंबर 8 है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको ध्यान में रखना है। ऐड सूटेबल एडजेक्टिव्स टू दीज वर्ड्स, ये आपको पेपर में भी आ सकता है। एक्सरसाइज नंबर 8, ऐड सूटेबल वर्ड्स एडजेक्टिव्स, ऐड सूटेबल एडजेक्टिव टू दीज वर्ड्स, तो ये आपने ज़हन में रखना है, ये पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट है। ड्रेस, इसके साथ कौन से एडजेक्टिव्स लग सकते हैं वो मैं बोलता हूँ, आप लिख लें। एक्सपेंसिव ड्रेस, एक्सपेंसिव, EXPENSIVE, एक्सपेंसिव ड्रेस। डिश के साथ डिलीशियस डिश, DELICIOUS, डिलीशियस डिश। गेम, डिफ़िकल्ट गेम, DIFFICULT। बुक, इंटरेस्टिंग बुक, INTERESTING, इंटरेस्टिंग बुक। चाइल्ड, नॉटी चाइल्ड, चाइल्ड, NAUGHTY, नॉटी चाइल्ड।
तो ये एडजेक्टिव इस्तेमाल होंगे इन अल्फाज के साथ, आपने लिख लें और याद कर लें ज़बानी। नेक्स्ट है जी, देयर आर कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स, दीज आर फॉर्म्ड इन 3 वेज। एडजेक्टिव्स की आगे हालतें होती हैं, कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स और सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स। इनको किस तरह बनाया जा सकता है? 3 तरीके से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। बाई एडिंग ER एंड EST एज इन ब्राइटर ब्राइटेस्ट, स्मार्टर स्मार्टेस्ट। कोई भी एडजेक्टिव है, कोई भी लफ्ज़ एडजेक्टिव है जो, उसके पहला तरीका है उसको उसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए उसका पहला तरीका जो है वो ये है कि उसके एंड पे ER एंड EST लगा दें। मिसाल के तौर पर ब्राइट लफ्ज़ है ना, ब्राइट, उसके आगे ER ब्राइटर लगा दे तो वो कंपैरेटिव हो जाएगा। अगर EST लगा दे ब्राइट के आगे तो ब्राइटेस्ट हो जाएगा, सुपरलेटिव हो जाएगा। इसी तरह स्मार्ट लफ्ज़ है, ये एडजेक्टिव है, इसके आगे ER लगा दें तो स्मार्टर कंपैरेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, स्मार्टेस्ट सुपरलेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। दूसरा तरीका, कुछ अल्फाज जो हैं वो होते हैं उनके एंड पे IER और IEST लगाते हैं। जिस तरह फ़नी लफ्ज़ है FUNNY फ़नी, तो फ़नी के एंड पे वाई की जगह पे IER लगा दें, फ़नियर या फ़नीएस्ट। फ़नियर हो जाएगा कंपैरेटिव और फ़नीएस्ट सुपरलेटिव। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। तीसरा तरीका है मोर एंड मोस्ट। जिस तरह एक्साइटिंग लफ्ज़, एक्साइटिंग, मोर एक्साइटिंग, मोस्ट एक्साइटिंग। मोर एक्साइटिंग हो जाएगा कंपैरेटिव एडजेक्टिव और मोस्ट एक्साइटिंग सुपरलेटिव एडजेक्टिव। तो ये इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज नंबर 10 है। इस तरह क्वेश्चन आ सकता है इम्तिहान में कि ये अल्फाज हैं, ये एडजेक्टिव्स हैं, इनके साथ जो है इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एडजेक्टिव बनाएं। ब्यूटीफुल, पहला लफ्ज़ है ब्यूटीफुल, तो ये किस तरह बनेंगे ये आपने नोट डाउन कर लेने हैं, अपनी नोटबुक पे लिख लेने हैं। बेशक आप बुक में लिख लें और इनको याद कर लें ताकि अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको आसानी से हल कर लें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम्स के हवाले से। ब्यूटीफुल होगा जी मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव और मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव। अगली, अगलियर, वाई की जगह पे अगलियर, UGLIER अगलियर, और कंपैरेटिव हो जाएगा। और सुपरलेटिव के नीचे आपने लिखना है अगलीएस्ट, UGLIEST अगलीएस्ट। बिग, बिगर, BIGGER बिगर, BIGGEST बिगेस्ट। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। बिजी, बिजियर, वाई की जगह पे IER BUSIER बिजियर, बिजिएस्ट, BUSIEST बिजिएस्ट। चीप, चीपर, चीपेस्ट। एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव। तो नेक्स्ट है क्लियर, क्लियरर, CLEARER क्लियरेस्ट सुपरलेटिव। कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट। हॉट, हॉटर, HOTTER हॉटर, हॉटेस्ट, HOTTEST हॉटेस्ट। क्राउडेड, मोर क्राउडेड, मोस्ट क्राउडेड। एक्साइटिंग, मोर एक्साइटिंग, मोस्ट एक्साइटिंग। इस तरह इनके ये जो एडजेक्टिव्स हैं इनके कंपैरेटिव एडजेक्टिव और सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स आपने बनाने हैं। नेक्स्ट है पार्ट बी, इसी यूनिट में रीडिंग एंड राइटिंग। कहता है कि रीड व्हाट कदीम खान सेज अबाउट हिज जॉब। कदीम खान अपनी जॉब के बारे में क्या कहता है ये आप देखें। कहता है कि आई हैव ऑलवेज बीन वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग।
When I was in school, I joined the scouts and traveled to a lot, met interesting people and visited lovely places. When I did my BA, my parents wanted me to study English literature, but I requested them to let me join an institute where I can get training as a tourist guide. In Pakistan, tourism needs a lot of attention. We are blessed with diverse geographical, cultural, and linguistic heritage, and we should try to promote tourism to local and foreign tourists. अगर ये पैराग्राफ आपने पढ़ा है, इसी की बुनियाद पर नीचे एक्सरसाइज है। इसमें आपने बताना है इस पैराग्राफ में नाउन्स को कौन कौन से लफ्ज़ जो हैं वो नाउन है, वर्ब हैं, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, कौन कौन से लफ्ज़ हैं ये अलहदा करके लिखने हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप इनको नोट डाउन कर लें। इस पैराग्राफ में कौन कौन से लफ्ज़ नाउन हैं, वर्ब हैं, एडजेक्टिव हैं। नाउन में आ जाएंगे अल्फाज, वो हैं स्कूल, स्काउट्स, पीपल, प्लेसेस, पेरेंट्स, लिटरेचर, पाकिस्तान, टूरिज्म, अटेंशन, हेरिटेज। वर्ब में हो जाएगा जॉइंड, ट्रैवल्ड, मेट, विजिटेड, रिक्वेस्टेड, गेट, नीड्स। एडजेक्टिव में हो जाएगा इंटरेस्टिंग, लवली, डाइवर्स, जियोग्राफिकल, कल्चरल, लिंग्विस्टिक। एडवर्ब हो जाएगा वेरी, अलॉट, अलॉट, अलॉट ऑफ। प्रोनाउन आई, माई, मी। preposition in, to, of, with, conjunction and, but, इंटरजेक्शन नहीं है। तो इस तरह ये जो लफाज हैं ये हमने इस्तेमाल करने हैं एज ए नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, कंजक्शन वगैरह वगैरह। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 14 है। इसमें पूछता है राइटर कि व्हाट इज़ अ ट्रैवल ब्रोशर। ट्रैवल ब्रोशर क्या होता है। तो ये मैं आपको लिखवा देता हूँ, आप लिख लें और इसको ज़बानी याद कर लें ताकि अगर पेपर में आ जाए तो इसको हम आसानी से हल कर सकें। कुछ चीज़ें हमने स्किप कर दी हैं जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे हम आ गए हैं एक्सरसाइज पे। ये करते हैं, मैं बोलता हूँ, आप लिख लें और इसको ज़बानी याद कर लें कि ट्रैवल ब्रोशर क्या होता है। A travel brochure is a kind of information or booklet which gives necessary information about any particular tourist resort. Full stop. A travel brochure serves as a guide for tourists who want to know certain important details about the climate, hotels, shopping or sightseeing places, etc. फुल स्टॉप। तो इसका मतलब मैं आपको उर्दू में बता देता हूँ। ट्रैवल ब्रोशर एक किताबचा होता है जो किसी भी तफरीही मकाम के बारे में मालूमात फराहम करता है। ये सयाहों की रहनुमाई करता है जो किसी भी जगह की अहम तफसीलात, आबोहवा, होटल, बाज़ार वगैरह जानना चाहते हों। तो ये हो गया ट्रैवल ब्रोशर। आपके ज़हन में होना चाहिए, आपको ज़बानी याद होना चाहिए। अगर ये ध्यान में आ जाए तो आप लिख सकें। नेक्स्ट पूछता है व्हाट डू पीपल नीड अ ट्रैवल ब्रोशर। ट्रैवल ब्रोशर की ज़रूरत क्यों होती है लोगों को, ये भी आप लिख लें। पीपल नीड अ ट्रैवल ब्रोशर बिकॉज they want to have certain basic information about the place they are visiting. Full stop. That information can be about the distance, the climate, the historical significance, customs and traditions, etc. full stop.
It is always better that people should read travel brochures before going on a trip to that place, full stop। इसका मतलब है कि लोगों को ट्रैवल ब्रोशर की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि वो उस जगह के बारे में जानना चाहते हैं जहां वो सैर के लिए जा रहे हैं। ये मालूमात फ़ासला, आबो-हवा, तारीख़ी अहमियत, रस्म और रिवाज वगैरह के बारे में हो सकती है। किसी भी जगह की सियाहत पर जाने से पहले लोगों के लिए बेहतर यह है कि वो उस जगह के बारे में जान लें। तो ये होता है, इसलिए लोगों को ट्रैवल ब्रोशर की ज़रूरत होती है। आपने सिर्फ इंग्लिश जो है, ये इंग्लिश में जो लिखवाया है ये लिखना है, इसको याद करना है, इसी को अगर पेपर में आ जाए तो लिखना है। उर्दू लिखने की या उर्दू को ज़बानी याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे उर्दू करके बताइए कि ताकि आपको इसका मतलब का भी पता हो। What kind of information do you expect to find a travel brochure in a travel? अब ट्रैवल ब्रोशर जो है उसमें किस किस्म की मालूमात जो है वो उसकी तवक्को करते हैं, ये भी आप लिख लें जी। We expect to find as many information as possible, full stop। We want to know that which spot is suitable for us, full stop। How can we approach it, सवालिया निशान। How much time will it take to reach facilities and from where, सवालिया निशान यानी क्वेश्चन मार्क। What sort of luggage and dressing we need, question mark। What problems we may expect and how can we face them, question mark। किस किस्म की मालूमात हम इसमें ब्रोशर में किस किस्म की मालूमात की तवक्को करते हैं, यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात जमा करने की तवक्को होती है। हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सा मकाम हमारे लिए मुनासिब रहेगा, हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे, सहूलियात तक रसाई के लिए कितना वक्त दरकार होगा और कहाँ से मैसर आएंगी, किस तरह के साजो सामान की हमें ज़रूरत होगी, हमें किस तरह की मुश्किलात का सामना हो सकता है और हम इनसे कैसे निपटेंगे। तो ये हो गया आज का लेक्चर। यूनिट नंबर 5 की इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको करवा दी हैं। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो बार बार वीडियो को देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, और जिन लोगों को नहीं पता इस चैनल को उनको भी बताएं ताकि सबकी तैयारी हो जाए इम्तिहान के लिए। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच।